यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 हमारी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, पार्ट 2 यहाँ से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ से देखेंगे कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो टॉपिक रहेगा नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं इसको यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी से टॉपिक नंबर 2 से। यहाँ से दे रखा है टॉपिक नंबर 2, ये नैनो टेक्नोलॉजी। उसके अंदर हमारा है नैनो उर्वरक, अन्य घटनाक्रम, गोल्डेनी और फ्लोरेसेंट, ये सब यहाँ पर दिया हुआ। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी देखो दे रखा है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत नैनो स्केल आमतौर पर 1 से 10 नैनोमीटर का आकार यहाँ पर होता है। कितना होता है नैनो स्केल? हमारा आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर का आकार इसका होता है, ठीक है। इस पर सामग्री और उपकरण के साथ काम किया जाता है। नैनोमीटर स्केल पर सामग्री जो असमान गुण प्रदर्शित करती है, और ये गुण आकार, रूप, सतह विशेषताओं और आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। इनके प्रकार क्या हो सकते हैं? ये प्रकार हमारे होते हैं प्राकृतिक नैनो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ज्वालामुखी राख, ठीक है, और कृत्रिम नैनो मटेरियल्स जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। चिंता यहाँ पर जो हमारी चिंता है, ये क्या चुनौती, जैसे कुछ चिंता होती है कि यहाँ कुछ खत्म होगा या फिर उसका मतलब प्रॉब्लम होगा, तो इससे क्या चिंता चुनौतियाँ हैं। तो नैनो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये हमारी क्या लिए चिंता बनी हुई है एक, ठीक है, और चुनौती भी है। आगे नैनो टेक्नोलॉजी के मुख्य उपयोग क्या हो सकते हैं? देखो मुख्य उपयोग उनका है, पहले कृषि नैनो फर्टिलाइजर तत्वों के जो हमें सोर्स होते हैं उनको 90 से 100% तक यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नैनो बायो सेंसर्स जो होते हैं यहाँ पर, जो नैनो कृषि फर्टिलाइजर हैं, जो हमारे नैनो बायो सेंसर्स होते हैं कृषि मृदा की स्थिति की निगरानी करने में, ठीक है। स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य जो होता है इसके लिए ये बेहतर इमेजिंग और जो हमारे डायग्नोस्टिक्स होते हैं उसके टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है? नैनो हमारे जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये सोलर सेल सस्ते और आसानी से क्या पे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। पर्यावरण के लिए जल शुद्धिकरण और हमारे जो विलवणीकरण होता है जो, उसका तकनीकों में नैनो मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और IT में इनका क्वांटम डॉट्स और नैनो जो हमारे स्ट्रक्चर उसके लिए यहाँ पर करते हैं प्रयोग, ठीक है। ये देखो आपसे ये सब नहीं पूछेगा ये क्या, बस ये आपसे ये जो उपयोग है इनके उपयोग आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उपयोग ज़्यादातर लोगों को क्या देख के याद हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ UPSC नहीं पूछता जो सभी लोग याद करना है, ठीक है। आपको कुछ यहाँ से अलग देखना पड़ेगा, क्या यहाँ से इसमें और पूछ सकता है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए कि आपका यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि कृत्रिम हमारा जो था नैनो मटेरियल्स, ये कार्बन जैसे जो हमारे नैनो ट्यूब से उसके लिए यहाँ पर इसके प्रकार हो सकते हैं। और क्या है? प्राकृतिक हमारे नैनो मटेरियल क्या होता है, जैसे कि ज्वालामुखी राख, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। और हमारे लिए क्या चिंता हो सकती है इसके लिए नैनो पार्टिकल जो मानव के पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। तो 3 बातें हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आप याद कर सकते हो स्वास्थ्य के लिए कर सकते हो, ये सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी और यहाँ पे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ से, आगे हमारा हो गया यहाँ से टॉपिक नैनो उर्वरक। नैनो उर्वरक क्या है? देखो नैनो उर्वरक एक प्रकार का उर्वरक जिसमें पोषक तत्वों को नैनो कणों में समाहित किया जाता है, और ये नैनो कण बहुत छोटे होते हैं। इसमें वे मिट्टी में धीरे धीरे से नियंत्रित मात्रा में पोषक तत्व जारी रखते हैं, ठीक है, ये जारी करते हैं। नैनो उर्वरक धीरे धीरे क्या है और नियंत्रित मात्रा में जारी रहता है, ठीक है। जिसमें क्या, जिससे मिट्टी में उर्वरक जो होता है अब वे कम होता रहता है, ठीक है। ये नैनो उर्वरक फसल में जिंक और कॉपर जैसे जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी को दूर करने में यहाँ पर मदद करेंगे, राइट। जिंक क्या होता है? ये पौधे में एंजाइम की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और पौधे की समृद्ध जो विकास है उसको यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे कॉपर का क्या यूज होता है इसमें? देखो कॉपर ये पौधे की एंजाइमेटिक होते हैं उसकी गतिविधि को क्लोरोफिल एवं बीज के उत्पादन के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे जिंक और कॉपर का क्या उपयोग है पेड़ पौधों के, तो मतलब पेड़ पौधों के यूज में, ठीक है। आगे देखते हैं। इससे पहले इफ्को द्वारा विकसित नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है पर, ये इसको भी यहाँ पर FCO के तहत मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। आगे यहाँ पर है कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के अपनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पहल की गई थी, जैसे कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नैनो मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था, और नैनो उर्वरक संयंत्र यहाँ पर भी स्टार्ट किया गया। इसे इफ्को द्वारा प्रयागराज में फूलपुर में स्थापित किया गया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट है नैनो उर्वरक संयंत्र, ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अन्य घटनाक्रम क्या हो सकते हैं। अन्य घटनाक्रम में हमारे हैं जैसे गोल्डेनी, ठीक है। गोल्डेनी क्या है? ये जो है गोल्डेनी, इसे बनाने के लिए सबसे पहले टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड जो हमारी परतें हैं इसके बीच सिलिकॉन को रखा जाता है, फिर उसमें क्या है सोना भंडारित किया जाता है, और बाद में सोने जो के परमाणु हैं उसमें सिलिकॉन की जगह ले ली जाती है, और इससे क्या है सोने की एकल जो परत है मोनोलेयर वो तैयार हो जाती है, राइट। ये लगभग 100 मीटर नैनो जो मोटी
नैनोमीटर मोटी चादर होती है। यह वास्तव में वास्तविक रूप से उपलब्ध सोने की सबसे पतली जो पत्ती है उससे 400 गुना पतली, राइट, होती है। ठीक है, ये संभावित उपयोग इसके क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण में, हाइड्रोजन उत्पादन एवं जल शोधन के रूप में इसका यहाँ पर संभावित उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गोल्डनी हो गया इसका उपयोग, ये देख सकते हैं। देखो इसमें गोल्डनी से लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन आपसे से पूछ सकते हैं इसमें गोल्डनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गोल्डनी भी हाल ही में विकसित की गई एक कोई बोलेगा कि ये हमारी चावल की प्रजाति है। ठीक है, क्या होगा? गलत हो जाएगा कि हमारे ये क्या है, गोल्डनी जो नामक सोने की सीट है जो चादर विकसित की गई है, ये परमाणु में जितनी मोटी होती है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया गोल्डनी। दूसरा ये बोलेगा, ये एक देखो ये बोलेगा हमारी जो 4 ऑप्शन दे देगा, ये बोलेगा ये हमारा एक तरह की प्रजाति है चावल की किस्म की है। ठीक है, आगे बोल देगा ये गोल्डनी जो सोने की सीट है जो परमाणु जितनी मोटी होती है, राइट। ये बोल देगा ये गोल्डनी जो है हमारा एक टाइप का अभी ऑर्गेनिक फसल है कुछ, जो भी अभी इसको अनुमति दी गई है ऐसा। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से गोल्डनी को लेकर पूछ सकता है, और कोई क्वेश्चन यहाँ से इससे नहीं पूछेगा, बस इतना यहाँ से पूछेगा क्या होता है ये, राइट। आगे देखते हैं, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड ये क्या है? देखो फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड के बारे में देखते हैं। FND जिसको बोलते हैं, ये कार्बन नैनो कणों से बने नैनोमीटर के आकार के होते हैं, आकार के हीरे होते हैं, राइट। और प्रदीप्त जो होते हैं हमारे, ये कुछ सामग्री, ठीक है, ये कुछ सामग्री का गुण होता है जो उच्च आवृत्ति के प्रकाश के विकिरण होने पर कम आवृत्ति पर प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, राइट। इसका उत्पादन उच्च तापमान पर उच्च दाब वाली प्रक्रिया में होता है, उच्च ताप और उच्च दाब वाली प्रक्रिया में इसका उत्पादन होता है। मुख्य गुण क्या होते हैं? प्रकाश में स्थिर रहते हैं और जीवित प्राणी के लिए यहाँ पर विषाक्त नहीं होते हैं। ये आपसे बोलेगा जो जीवित प्राणी है उनके लिए यहाँ पर ये विषाक्त होते हैं, तो क्या गलत होगा। मुख्य उपयोग क्या होते हैं इनके? मुख्य उपयोग हमारा उच्च रेजोल्यूशन जो इमेजिंग है उसके सूक्ष्म पैमाने पर तापमान संवेदन, यह सह जो हमारा संबंधी माइक्रोस्कोप है उसके लंबे अवधि के लिए यहाँ पर कोशिकाओं को उनकी संततियों को ट्रैक करने में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा देखो क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा, यहाँ पर करीब 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से जो फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ये बोलेगा FND जो हमारे फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड है, ये हमारे कार्बन नैनो कणों से बने नैनोमीटर के आकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैनोमीटर के आकार के हीरे होते हैं। दूसरा, इनका मुख्य गुण जो होता है ये प्रकाश में स्थिर रहना और जीवित प्राणी के लिए विषाक्त होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत होगा क्योंकि जीवित प्राणी के लिए विषाक्त नहीं होंगे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट का मुख्य गुण, इनका मुख्य उपयोग होता है जो उच्च रेजोल्यूशन की इमेजिंग है और सूक्ष्म पैमाने पर तापमान संवेदन और लंबी अवधि कोशिकाओं में उनकी संतति जो होती है उनको ट्रैक करना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ से बोल देगा इसमें कुछ उसमें उच्च आवृत्ति, मतलब इसमें उच्च आवृत्ति के प्रकाश की जो विकिरणित होते हैं उसको जो उसके विकिरणित होने पर ये कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह बोलेगा कि हमारा उच्च आवृत्ति के प्रकाश को विकिरणित करने के लिए यहाँ पर ये हाई लेवल का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकाश यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे कम आवृत्ति का करते हैं। आपसे पूछेगा, कह देगा कि अधिक आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि उच्च आवृत्ति ले रहे हैं तो क्या होगा? आप सोचोगे कि उच्च आवृत्ति ले रहे हैं तो अधिक यहाँ पर आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, तो गलत है। उच्च आवृत्ति लेंगे लेकिन कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पर टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर ये क्या है? देखो पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर के बारे में, ये पदार्थ का वह वर्ग है जो दबाव या खिंचाव के तहत सतह पर विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? इसके लाभ जो हैं लचीलेपन, हल्केपन और प्रतिक्रियात्मक जो हमारे संबंधित गुणधर्म होते हैं, इसका कारण इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग इनका क्या होता है? सेंसर, धारण करने योग्य उपकरण जो होते हैं वो, और चिकित्सा जो प्रत्यारोपण है उसमें उपभोक्ता के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये भी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में शामिल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या इसके लाभ हैं। ठीक है, और उपयोग है और लाभ यहाँ पर दे रखे हैं दोनों, तो ये दोनों आपको याद रखना है क्या इसका उपयोग है, क्या लाभ है और ये क्या होता है। 3 बातें सिर्फ आपको रखनी, जो हमारी पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर है ये इसका उपयोग क्या है, क्या लाभ है और ये क्या है, 3 बात में इसको खत्म कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। ठीक है, इसको देखते हैं। टॉपिक 3 में क्या है? यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा
एआई है इसके बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई उन जटिल कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर प्रणालियों को संदर्भित करता है जिन्हें आप आमतौर पर सिर्फ इंसान ही कर सकता है, जैसे तर्क करना, निर्णय लेना या समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के चरण क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल जो हमारे इंटेलिजेंस के चरण हैं, आर्टिफिशियल नैरो जो हमारे इंटेलिजेंस है ये, यानी कि चरण पहला जो हमारे से मशीनों के इंसान की तरह व्यवहार करना, ठीक है, नकल करती है जो, और ये विशेष क्षेत्र में किसी समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञता होती है, उदाहरण के लिए सीरी, चैट जीपीटी और एलेक्सा। ठीक है, आगे आर्टिफिशियल जनरल जो हमारे इंटेलिजेंस है, ये क्या है, ये चरण दो चरणों में हमारे मशीनों को लगातार सीखती है और इंसानों को जितनी बुद्धिमत्ता काम यहाँ पर प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारे सीरी, चैट जीपीटी, आपसे बोलेगा सीरी है, चैट है, चैट जीपीटी है और एलेक्सा, ये किस तरह के यहाँ पर जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ये किस तरह के हमारे एआई है, तो किस तरह के हैं, ये हमारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपको बोल देगा कि क्या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, कौन, सीरी, चैट जीपीटी और एलेक्सा। राइट, आगे देखते हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में से। ठीक है, याद रखना है आपको। जो हमारा सुपर इंटेलिजेंस है, ये क्या होता है, चरण 3, मशीनें इंसानों से कहीं ज़्यादा यहाँ पर स्मार्ट होती हैं, तो चलो पता है, आगे देखते हैं। जनरेटिव एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उपयोगकर्ता के निर्देश या अनुरोध या कमांड के आधार पर मूल जो कंटेंट है क्रिएट कर सकता है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर यहाँ पर कोड आदि। आगे है जनरेटिव एआई टूल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बना है, इसमें जैसे एआई मॉडल आधारित होते हैं और ये एआई मॉडल चैट जीपीटी की जो टेक्स्ट आधारित यहाँ पर जनरेटिव होते हैं उसका टूल आधार होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इतना नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। और पारंपरिक एआई और जनरेटिव एआई के बीच यहाँ पर तुलना कर रहा है, क्या तुलना, देखो पारंपरिक एआई और हमारे जनरेटिव एआई के बीच यहाँ पर क्या कंपेयर, देखिए मुख्य फोकस किस पर है, इसका डेटा विश्लेषण पर निर्धारित करने के निष्पादित करना और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग करना। इसका क्या है, न्यू डेटा यहाँ पर जैसे टेक्स्ट, इमेज है, इसको यहाँ पर क्रिएट करना। ठीक है, जनरेटिव एआई को होता है क्रिएट करना और इसका होता है ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, ये आपको मोटी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे क्या है, क्रिएट करना और डिसीजन मेकिंग करना। यहाँ पे सीखने का क्या दृष्टिकोण को, इस पर स्पष्ट नियम को एल्गोरिदम पर होगा, ये डेटा संचालित लर्निंग जो हमारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं उस पर काम करता है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे, अनुकूलन क्षमता आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ जो पूछ सकता है मुख्य फोकस क्या है और सीखने की दृष्टिकोण क्या है, ये दोनों आपसे 2 पॉइंट इधर से पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है, ऐसा बोलेगा कि जो हमारा जनरेटिव एआई है ये नए डाटा जो हमारे टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक जैसे जो हमारे तत्व होते हैं उसको क्या क्रिएट करता है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये बात कर रहा है पारंपरिक एआई की, बोल क्या रहा है, जनरेटिव एआई। ठीक है, दूसरा बोलेगा पारंपरिक एआई ये डेटा का जो हमारा निर्धारण करता है और ऑटोमेटेड डिसीजन भी मेकिंग करता है, तो ये हमारा करेक्ट है। ये वाला लेकिन गलत है क्योंकि ये भी बात इसी की बता रहा था ये। ठीक है, सीखने का नियम क्या होता है, ये हमारा जो होता है डेटा संचालित लर्निंग होती है, उसके न्यूरल के यहाँ पर नेटवर्क होता है और ये हमारा स्पष्ट एल्गोरिदम होता है, तो ये 2 बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पे LLM है इसको, ये मुख्यतः फाउंडेशन मॉडल पर एक श्रेणी है। ये लार्ज मॉडल एआई होता है जिसमें नेचुरल लैंग्वेज के अन्य प्रकार के यहाँ पर कंटेंट को समझ सकते हैं और यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, बस एक पॉइंट इसका याद रखना है पहले वाला, बाकी आपसे ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, आपको याद रखना है क्या होता है, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं इसको, और ये नेचुरल लैंग्वेज के किस प्रकार यहाँ पर कंटेंट को समझ सकता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से बस इतना रखना है इसका, बाकी आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है मशीन लर्निंग जो हमारा ML है, मशीन लर्निंग ये क्या है, देखो मशीन लर्निंग की हमारी ये एक एआई का भी भाग है जो डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके एआई को मानव की जो तरह सीखने की क्षमता प्रदान करता है और समय के साथ साथ अपनी सटीकता में सुधार भी करता है। ठीक है, आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी बातें मशीन लर्निंग के बारे में एकदम सही दर्शा रही है, जैसे कि मैंने आपने कल जो मैंने पेपर लगाया हुआ है, टेस्ट सॉल्व किया है फॉरम और UKT का। ठीक है, तो उसमें से आप देखेंगे कि जो हमने कई 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे देखे कि इनमें कौन सी सही व्याख्या किसी कर रहा है। ठीक है, ये मतलब एक बात दे दी है, इनमें से सही व्याख्या इसकी कौन सी बता रहा है, तो वैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा इनमें से कौन सी मशीन लर्निंग की सही विशेषता बता रहा है। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कार्यप्रणाली होती है मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को विशिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं, इसके लिए डेटा विशाल पर सेट करना प्रशिक्षित किया जाता है और ये प्रशिक्षण उन्हें पैटर्न पहचानने और वस्तु की पहचान करने के लिए जटिल कार्य करने में यहाँ पर सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। न्यूरल हमारे नेटवर्क आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है वस्तुतः मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विशिष्ट प्रकार यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जो ये तो आपको याद नहीं रखना, तीसरा वाला इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, मशीन लर्निंग लिखोगे और यहाँ पर अपना 2 पॉइंट है अच्छे से नोट कर दोगे और याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, देखते देखते आगे देखते हैं। अन्य उभरते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे वेरिएंट है। हमारे जो लार्ज एक्शन पर मॉडल्स हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ये एक मानव की जरूरतों को समझकर जटिल कार्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन है, लार्ज एक्शन पर हमारे जो मॉडल्स होंगे वो। ठीक है, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंट्स हमारे जो हैं ये
इंसानों के साथ रियल टाइम आधार पर और मल्टी मॉडल जो टेक्स्ट है इस पे आवाज़ जो हमारे इंटरेक्शन है इसकी क्षमता को लेस होते हैं। ठीक है, एआई एजेंट सेंसर के माध्यम से परिवेश को समझते हैं, इससे सेंसर के माध्यम से समझते हैं। तो कुछ ये इसका नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना कि एजेंट्स क्या होते हैं और इसका ये जो माध्यम से परिवेश होते हैं वो। ठीक है, देखो जब भी आप ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए बैठो तो एकदम अकेले में शांत जगह पर आपको बैठ के पढ़ने सब टॉपिक कवर करना है। ये मतलब कोई यहाँ पर नहीं हो, सिर्फ आप इसी चीज़ को लेके इसी में फोकस हो। तो ये सब क्या है जो मैं बता रहा हूँ कि आप देखना है, सिर्फ याद करना या मतलब नोट्स नहीं बनाना है, तो ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। राइट, एक बार आप याद करोगे देखोगे और पूरे दिन में आप इसी चीज़ को ये और जो दूसरा मैं करा रहा हूँ आपका टारगेट, ये दो चीज़ फॉलो करोगे तो पूरे दिन में आपको ये चलता रहेगा कि हाँ ऐसे ये था, ऐसे मैंने ये किया है, उसी को आपको फ्रेम बना कर चलना है। यानी कि आपको पूरा दिन माइंड में ये पढ़ते ही रहना कि क्या है, आपने पढ़ लिया उसके बाद अपना माइंड में पिक्चर बनाना है कि हाँ इसमें ऐसा था, ये टॉपिक में हमारा ऐसा था, ये टॉपिक में ऐसा। ठीक है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें से अच्छे से क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पर है, उसके यहाँ पर लेकर दिया गया। देखो वे प्रमुख खोज जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, एक तो हमारा जॉन हॉपफील्ड, ये हॉपफील्ड जो हमारा नेटवर्क है इसके विस्तार किया गया था। एक प्रकार का हमारा रिकनेस्ट न्यूरल नेटवर्क है जो सूचना स्टोर करके पुनर्निर्मित यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, ये नेटवर्क जो होते हैं एक मेमोरी सिस्टम की तरह काम करते हैं जो इसे इमेज स्टोर संग्रहित करना और उन्हें पुनर्निर्मित करना। ठीक है, ये हमारा इनका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, जो हमारा हॉपफील्ड नेटवर्क है डोनाल्ड हेब्स की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, हेब्स का मानना था कि जब न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो वे सूचना को प्रोसेस और स्टोर करने में नेटवर्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा जो डोनाल्ड हेब हैं उनकी परिकल्पना में से किससे थी या किसके लिए उन्होंने परिकल्पना दी थी। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। जेफरी हिंटन बोल्ट्जमैन मशीन नामक यहाँ पर विधि का आविष्कार यहाँ पर किया और ये स्वतंत्र रूप से डेटा को गुणों की यहाँ पर खोज कर सकती है। ठीक है, देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा ये वाला था, इतना ये बात आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है। राइट, आगे देखते हैं आर्टिफिशियल जो हमारी न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसके बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, कार्य प्रणाली क्या हो सकती है और इसके प्रमुख यहाँ पर प्रकार। ये देखो हमारे ये 3 प्रकार जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य प्रणाली देखते क्या है, ये परिभाषा तो आपसे नहीं पूछेगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ से आपका कार्य प्रणाली पूछ सकता है, जैसे कि इसे मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने के यहाँ पर सक्षम का बताया गया, मतलब जो नकल मानव करेगा उस टाइप से यहाँ पर ये काम कर सकता है। ठीक है, ये ANN जैसे हमारा ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं इनकी नकल करने और उन्हें स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये भी आपसे इतना खास है, कुछ नहीं पूछेगा ये, है ना। आगे देखते हैं ये प्रकार में क्या है। प्रकार में जो हमारा लिखा है 3 यहाँ पर, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप न्यूरल जो हमारे नेटवर्क हैं ये ऐसे न्यूरल होते हैं जिनमें कई परतें लेयर्स होती हैं। ये प्रत्येक परत पिछली परत के आधार पर काम करती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान और हमारे जो इमेज वर्गीकरण है उसमें करते हैं। ठीक है, जनरेटिव हमारे जो एडवर्सियल नेटवर्क हैं ये उत्पन्न डेटा और मूल डेटा के समान होता है जिस पर GAN को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, GAN मतलब जनरेटिव हमारे जो एडवर्सियल नेटवर्क हैं इनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल और नेटवर्क्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये इसमें जो बोलेगा पहला डीप न्यूरल नेटवर्क है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान और इमेज वर्गीकरण के लिए किया जाता है। पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि बात कर रहा है कन्वेंशनल की। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा ये कन्वेंशनल न्यूरल हमारे जो नेटवर्क होते हैं ये क्या होते हैं, ये उत्पन्न डेटा को जो हमारे होते हैं उसमें जो हमारे मूल डेटा के समान होते हैं जिस पर हमारे GAN को प्रशिक्षण दिया था। ये भी हमारा गलत है क्योंकि तीसरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें बोलेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये याद रखने तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ANN के जो प्रकार हैं प्रमुख ये। आगे देखते हैं ब्रेन न्यूरल जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है इसमें कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की तुलना कैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इसको। देखो ब्रेन न्यूरल जो नेटवर्क है और यहाँ पर कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे। मस्तिष्क की जो हमारा न्यूरल है नेटवर्क जीवित कोशिकाओं से बना होता है, इन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये आपको खुद से पढ़ लेना है, ये टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, तो आप ये टॉपिक को पूरा पढ़ना है। राइट, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आप इसको पढ़ के और डिफरेंस देख सकते हो क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछेगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस डिफरेंस ही पूछ सकता है, इसमें ये होता है तो इसमें क्या होता है। राइट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है हमारा ये, एक बार आपको इसके खुद से रीड कर लेना है। राइट, मुझे केवल से पूरा बताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जो बनेगा बस अंतर में ही बनेगा कि क्या अंतर हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या टॉपिक है। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है भारत जेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो भारत जेन प्रोग्राम के बारे में। भारत जेन एक मल्टी मॉडल लार्ज जो हमके लैंग्वेज मॉडल है प्रोजेक्ट है जो जनरेटिव AI सिस्टम का विकास करने पर यहाँ पर केंद्रित होता है। ठीक है, जनरेटिव AI सिस्टम अलग अलग भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले जो हमारे टेक्स्ट है और मल्टी मॉडल उसके कंटेंट ऑडियो इमेज यहाँ पर जनरेट कर सकता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो हमारा ये भारत जेन प्रोग्राम है ये जो है सिर्फ भारतीय भाषाओं में जिस आपको दे देगा कि हिंदी इंग्लिश मराठी, ऐसे यहाँ पर जो है उच्च गुणवत्ता वाले जो यहाँ पर मल्टी जो मॉडल कंटेंट होंगे जैसे कि ऑडियो यहाँ पर इसमें
जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा गलत होगा, क्योंकि अलग अलग भारतीय भाषाओं को यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है, अलग अलग जितनी भारतीय भाषा सब में यहाँ पर आपको ये बताएगा। यहाँ पे सिर्फ कोई जो लैंग्वेज दे रखा है प्रेफरेंस रूप से कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज इसी यहाँ पे होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए या फिर मराठी इंग्लिश होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, वो सभी भारतीय भाषाओं पे बोल रहा है, राइट। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। आगे इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है। एआई के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाना, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना और भारत की जो भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है इसके अनुरूप यहाँ पर काम करना, ठीक है। ये हमारा क्या इसका लक्ष्य और उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। आगे जो हमारे इसको लागू करेंगे या कार्यान्वयन करेंगे, इसकी एजेंसी क्या होगी, इसमें नेशनल मिशन ऑन हमारे जो इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है, इसके अंतर्गत हमारा ये फाउंडेशन फॉर IoT एंड IOE, ठीक है, ITIH जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर ये विकसित किए जाएंगे, ठीक है। TH मतलब हमारा जो फाउंडेशन फॉर यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसको लेकर, ठीक है। तो ये हमारी कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। समय सीमा इसकी क्या होगी, जिस प्रोजेक्ट को 2 साल जुलाई 2026 में पूरा होने की उम्मीद बताई गई है, ठीक है। भारत डेटा सागर आपसे बोलेगा ये जो परियोजना है ये 2025 में पूरी हो गई है, ठीक है। तो क्या गलत होगा, पॉइंट आपको याद रखना है, की पॉइंट। भारत डेटा यहाँ पर जो सागर है ये क्या है, ये भारत जेन का एक प्रमुख भाग है या मुख्य भाग है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित डेटा का एक विशाल भंडार स्थापित करना, इसमें एक ऐसा AI मॉडल विकसित करना जो हमारे देश की अनूठी विशेषताओं और विविधता की गहराई से समाहित हो, ठीक है। भारत डेटा सागर के बारे में आपको याद रखना है और इसकी समय सीमा क्या होगी ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी जो साइबर फिजिकल सिस्टम है NMICPS, इसके बारे में जो ICPS इसके बारे में ये 2018 में 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर स्वीकृत एक व्यापक मिशन है। इसका उद्देश्य होगा साइबर फिजिकल सिस्टम से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उसके ट्रांसलेशन रिसर्च को बढ़ावा देना और हमारी जो इसकी जो कार्यान्वयन करेगा इसका एजेंसी कौन सी होगी, इसकी कार्यान्वयन की एजेंसी होगी हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी जो विभाग होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो आपसे बोलेगा जो हमारा NMICPS है, NMICPS है, इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट बोलेगा ये 2020 से स्टार्ट करके 2025 के लिए 5 वर्ष जो हमारी योजना है ये इसका मिशन है, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से बोलेगा, सेकंड स्टेटमेंट बोलेगा ये हमारी जो एजेंसी होगी इसके लिए एजेंसी हमारी यहाँ से उसकी होगी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोल सकता है, राइट। तो आपको याद रखना है ये हमारी साइंस टेक्नोलॉजी होगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। भारत में AI विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ शुरू की गई पहल भी, जैसे कि मिशन AI इंडिया मिशन, ठीक है। इंडिया AI मिशन जो है ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया जो हमारे कॉर्पोरेशन उसके तहत यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंडिया AI जो मिशन है ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है आपसे ये पूछ सकता है कि हमारा जो इसको कॉर्पोरेट करेगा या फिर इसका कार्यान्वयन करेगा कौन मंत्रालय यहाँ पर करेगा इसको, ठीक है, देखना है आपको। आगे राष्ट्रीय AI जो मिशन पोर्टल है ये राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग और हमारा NASSCON जो नासकॉम है इसके संयुक्त उद्यम का यहाँ पर काम होगा, ठीक है। ये तो आपसे नहीं पूछेगा पोर्टल, ठीक है, इसको हटाते हैं। आगे देखते हैं AI रिसर्च हमारे जो एनालिटिक्स हैं, एड नॉलेज हमारे जो डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म है एरावत जिसको बोलते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो एरावत है ये AI वेब क्षेत्र में जो AI के क्षेत्र में शोध और ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। ये एरावत के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ये AI रिसर्च एनालिटिक जो एंड नॉलेज हमारा डिसेमिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो GPAI है, ये AI जवाबदेह विकास और उपयोग को मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल होगी, ठीक है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमारे देखो तीनों पॉइंट आपके यहाँ से तीनों चारों इंपॉर्टेंट है जो ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। सिर्फ लाइन बाई लाइन आपको देखना है और ये आपको दिख जाएगा क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अन्य राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम कौन से, एक तो कौशल एवं क्षमता जो निर्माण है उसका युवा AI, ठीक है। युवा AI क्या है, ये हमारे जो अन्य राष्ट्रीय हमारे कौशल कार्यक्रम है ये, राइट। पहल हमारा सृजन युवा पहल हो गया, सृजन हमारा जो है GEN AI उसका एक्स्ट्रा केन के लिए यहाँ पर है, राइट। तो हमारे दोनों ये आपको याद रखना है, युवा और जो हमारी जेन AI है ये हमारे राष्ट्रीय AI कौशल विकास कार्यक्रम के अन्य पोर्टल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फेशियल रिकॉग्निशन जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो फेशियल रिकॉग्निशन जो है ये टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली जो जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान या सत्यापन के लिए इमेज वीडियो जो हमारी डेटा इसका उपयोग करती है, ठीक है। अगला है यहाँ से अगला है ये जो है 1:1 मतलब 1:1 में इसका जो पहचान है सत्यापन करने जो चेहरे का निशान है नक्शा प्राप्त कर सकता है ताकि उसमें डेटाबेस जो व्यक्ति है उसकी फोटोग्राफ के साथ मिलान यहाँ पर किया जा सके, राइट।
और उदाहरण के लिए हमारा फ़ोन अनलॉक करने के लिए जो हमारा 1.1 है इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। आपसे बोलेगा कि फेस रिकॉग्निशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना टेक्निक के बारे में। पहला, ये 1:1, ठीक है, 1:1 में पहचान करता है, ठीक है, चेहरे का नक्शा यहाँ पर प्राप्त करता है। दूसरा स्टेटमेंट डालेगा तो हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा जो हमारा फ़ोन अनलॉक करते हैं इसके लिए भी 1:1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या गलत होगा? 1.1 का इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। 1:n क्या होता है? ये व्यक्ति की पहचान में से फोटोग्राफ वीडियो व्यक्ति की पहचान करने के लिए पूरे डेटाबेस के साथ मिलान किया जाता है और उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग सर्विलांस होता है 1:n के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 1:1 ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। आगे है FRT के उपयोग क्या हो सकते हैं। जो हमारा FRT है, FRT का फुल फॉर्म क्या होगा? फेस रिकॉग्निशन जो आपका टेक्नोलॉजी उसके उपयोग क्या होंगे? जैसे कि सुरक्षा संबंधी उपयोग, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए आपसे बोलेगा कि जो हमारा FRT है, ये FRT ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे काम करेगा? स्टेटमेंट आपको दे देगा, इनमें से कौन सा सही है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये क्या कदम उठाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे देगा जैसे कि संदिग्ध और गुमशुदा व्यक्ति की पहचान करने में, ठीक है, भीड़ नियंत्रण करने में, राइट, दंगा को नियंत्रण करने में। तो ऐसा तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, गैर सुरक्षा संबंधी उपयोग कैसे करेगा? ये उत्पादों सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन और प्रमाणीकरण यहाँ पर करेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जो हमारा फेशियल जो रिकॉग्निशन है आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना, ठीक है। हवाई अड्डों में उदाहरण के लिए DG यात्रा जो उसके माध्यम से हवाई अड्डों में जो संपर्क रहित अनबोर्डिंग हो सकती है, ठीक है। बैंकिंग के लिए फेशियल रिकॉग्निशन जो अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता है जिसे हैकर्स यहाँ पर हैक कर सकें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। आपसे भी पूछ सकता है कि जो हमारे जो FRT है, जो फेस रिकॉग्निशन जो हमारा प्रक्रिया है, ठीक है, इसके तहत हम गैर सुरक्षा संबंधी के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? इनमें से आपसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो आपको बताना रहेगा। अन्य घटनाक्रम, देखो अन्य घटनाक्रम हमारा आएगा डीप फेक क्या है? भारतीय चुनाव आयोग ने यहाँ पर राजनीतिक दलों की सूचना को लेकर हेरफेर को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत किया था गलत सूचना के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। देखते हैं डीप फेक के बारे में। ये डीप फेक सिंथेटिक मीडिया को व्यक्त करता है जिसमें आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके यहाँ पर बनाया गया, जिसमें इमेजेस जो और वीडियो शामिल होंगे, ठीक है। ये सेलो फेक से अलग होता है। आपसे पूछेगा हमारा डीप फेक है, ये सेलो फेक का ही एक पार्ट है, तो क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सेलो फेक के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी की बजाय किसी पारंपरिक तकनीकी में विकसित की जो हमारी किसी पारंपरिक तकनीकी किसी व्यक्ति की तस्वीर वीडियो वॉइस जो क्लिप होती है उसको एडिट करके अलग रूप में यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है। सेलो फेक से डीप फेक हमारा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं डीप फेक कैसे काम करता है। ये ऑडियो और विजुअल हमारे कंटेंट होते हैं उसके विश्लेषण पर संश्लेषण करने के लिए जनरेटिव हमारे जो एडवर्स रियल नेटवर्क होते हैं उसका यहाँ पर उपयोग करता है, राइट। डीप फेक के उपयोग क्या होंगे? इसमें फिल्में और TV शो वास्तविक से सटीक यहाँ पर डबिंग में होगा, ठीक है। और इसके चिकित्सा विमान जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं उसके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सिमुलेशन के रूप में करते हैं डीप फेक के उपयोग, राइट। आगे देखते हैं डीप फेक के खिलाफ उठाए गए कुछ कदम है, कुछ उठाए गए कुछ उपाय हैं, जैसे कि हमारा सूचना प्रौद्योगिकी जो IT नियम है हमारा 2000 इसकी धारा 66D के तहत संचार उपकरण का उपयोग करके यहाँ पर प्रतिरूपण के जरिए धोखाधड़ी के लिए सजा यहाँ पर प्रावधान करता है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इसको बैठाते हैं। यहाँ देखते हैं ये वाला सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश में डिजिटल मीडिया आचार संहिता जो नियम है 2021 डीप फेक के संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित करते हैं, जैसे कि इसके नियम 3(1) और B, ठीक है, 3(2) और B के तहत यहाँ बताएगी सोशल मीडिया मध्यवर्ती को अश्लील धोखाधड़ी और यहाँ पर जो गुमराह करने वाले जो कंटेंट है होस्ट न करने के लिए यहाँ पर नियमों का पालन करने के आदेश देते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको रीड कर लेना है, बस नोट्स इस चीज़ के आपको नोट्स नहीं बनाने, बस एक बार ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना इसको क्या है, कौन से हमारा जो नियम के तहत ये सब आपको बातें बताई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये नियम पूछेगा नहीं, कोई दूसरी चीज़ दे देगा और ये वाला स्टेटमेंट वहाँ पर उठा के रख देगा, बोलेगा सोशल मीडिया मध्यवर्ती को अश्लील धोखाधड़ी और गुमराह करने कंटेंट को ना होस्ट करने के लिए यहाँ पर जो डीप फेक है इसके लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो डीप फेक नहीं होगा ये हमारा इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको रखना है, क्लियर करना है कि किसकी बात कर रहा है ये। आगे देखते हैं SARAH ये क्या है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाले जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है इसको यहाँ पर अनावरण किया है, ठीक है। ये स्वास्थ्य आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य जो विषय उस पर जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक है। ये लोगों की मौतों के कुछ प्रमुख कारण जैसे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े बीमारी और मधुमेह इनके लिए जोखिम के जो कारण है उसके यहाँ पर सही ढंग से समझने का मदद कर सकता है। कौन? SARAH, ठीक है। आपसे बोलेगा SARAH ये क्या है, राइट। ये क्या है? ये हमारा प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि हमारे ये सब रोग हैं इसको पहले से यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं विस्तारित वास्तविकता, ठीक है। ये क्या होता है हमारा जो हमारे एक्सटेंड यहाँ पर रियलिटी होती है, ये क्या है देखते हैं इसको।
अभी तक हम लोग ने पढ़ा था वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वो भी आप वो देख चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गया विस्तारित वास्तविकता। इसको देखते हैं। विस्तारित वास्तविकता जो हमारा है, इसके बारे में ये जो शब्द है वास्तविकता व्यापक शब्द, जिसे ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स्ड हमारा रियलिटी MR में शामिल किया जाता है, ठीक है। AR जो हमारा संवर्धित वास्तविकता है, इसके तहत उपयोगकर्ता वास्तविक परिवेश में स्थिर डिजिटल जानकारी या दृश्य तत्वों को देखता है, ठीक है। दूसरा, AR डिवाइस कैमरे में सेंसर लगे होते, डिस्प्ले होते हैं। ये उपकरण भौतिक दुनिया को कैप्चर करते हैं और फिर उसमें से डिजिटल कंटेंट क्या ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, राइट। AR में कंप्यूटर उत्पन्न चित्रों की अपनी जीवन की जो वस्तु है उसमें परिवेश और प्रोजेक्ट यहाँ पर किया था इसका, ठीक है। VR का ये दे रखा है और MR का ये दे रखा है, ठीक है। VR MR देखो, जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे वर्चुअल रियलिटी आया था, उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, और UPSC ने उसी टाइम पे क्वेश्चन पूछा था इसका वर्चुअल रियलिटी को लेकर, ठीक है। 2019 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्चुअल रियलिटी का, राइट। उसी टाइम न्यूज़ में आया था और वहाँ पे क्वेश्चन भी रख दिया था। यहाँ पे देखो, हमारा वास्तविकता जो विस्तारित वास्तविकता है, एक्सटेंड जो हमारा रियलिटी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, और आगे इसमें दिया होगा। यहाँ से देखो, इसमें इसके बारे में ज़्यादा आगे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वास्तविक, एक बार जो विस्तारित वास्तविकता है, मैं इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको PDF जो रहेगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। विस्तारित वास्तविकता, ठीक है। तो XR, इसका जो मैंने नोट कर लिया इसमें, और जो हमारा टॉपिक ये है, ये टॉपिक को मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उम्मीद है इस बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि VR जब न्यूज़ में था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा कवर नहीं किया इसको, ठीक है। मैं आपको वहाँ से टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगा, राइट। आगे देखते हैं। डिजिटल ट्विन क्या है, इसके देखते हैं इसके बारे में। ये डिजिटल ट्विन है। डिजिटल ट्विन के उपयोग के लिए पूरे जगत में यहाँ पर बढ़ रहा उपयोग इसका। डिजिटल ट्विन होता क्या है, देखो, डिजिटल ट्विन वास्तविकता जो वास्तविक है दुनिया के ऑब्जेक्ट्स, प्रणाली और प्रक्रिया के लिए डिजिटल वर्चुअल जो प्रकृति होती है, उसमें ये रियल टाइम में वास्तविक दुनिया के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी प्रणालियों को यहाँ पर अनुसरण करती है, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डेटा को एकत्रित करके डिजिटल ट्विन्स वास्तविक दुनिया के लिए ऑब्जेक्ट्स, प्रणालियों की प्रक्रिया के रूप में रियल टाइम पर आधार पर निगरानी और जो विश्लेषण है उसको संभव बनाती है, ठीक है। ये 4 प्रमुख तकनीकों पर उपयोग करती है। देखो, हमारी डिजिटल ट्विन है, ये 4 प्रमुख तकनीकी का उपयोग करती है। कौन कौन सी? एक तो IoT हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एक्सटेंड, जो आपका रियलिटी XR, और क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा AIS को, इस पर हमारा ये जो रहेगी ये काम करेगी, राइट। डिजिटल ट्विन का हमारा उपयोग इस पर करती है। तो देख लेते हैं इसको लेकर, और भी यहाँ पर कुछ होगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लास्ट वाला, ठीक है, याद रखना है। डिजिटल ट्विन्स के प्रमुख उपयोग क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? विनिर्माण के क्षेत्र में हो सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल में हो सकता है इसका, ठीक है। शहरी योजना को हमारा संगम डिजिटल ट्विन के पहले हो सकता है, और ऑटोमोटिव यहाँ पर जो एरोस्पेस उसको लेकर यहाँ पर ये इसके प्रमुख उपयोग कर सकते हो आप, राइट। संबंधित हमारे जो कुछ अवधारणाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये उन फिजिकल डिवाइसेस जो होते हैं, व्हीकल्स और अप्लायंसेज होते हैं, इसमें वास्तविक दुनिया के अन्य ऑब्जेक्ट्स का भी नेटवर्क होता है, जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के जो कनेक्टिविटी उसके साथ एम्बेडेड होते हैं, और इसमें डेटा एकत्र करने के लिए यहाँ पर साझा करने में मदद मिलती है, राइट। IoT जो हमारी डिवाइस होती है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के रूप में यहाँ पर भी जाना जाता है, राइट। आपसे बोलेगा स्मार्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके रूप में IoT को नहीं शामिल किया गया, बाकी और है उसको यहाँ पर शामिल किया गया, तो स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि IoT को हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की डिवाइस में शामिल किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इतना को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको स्टेटमेंट में कहीं दे देगा, कहीं अगर पूछेगा IoT के बारे में तो वहाँ पे पॉइंट आपको क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको पॉइंट से उठा के आपको देखना है क्या, अगर पूछ सकता है कहाँ से, ठीक है। आगे जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक से इसी को लेकर आपसे एक पॉइंट पूछे। IoT सिस्टम में 3 घटक होते हैं, जैसे कि स्मार्ट डिवाइस, राइट, जैसे टेलीविजन, IoT एप्लीकेशन और ग्राफिकल एम्पर यूजर इंटरफेस। ये हमारे इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेने कॉपी में, ठीक है। मुख्य हमारे उपयोग होंगे क्या होंगे यहाँ पर? मुख्य उपयोग है कृषि, मिट्टी की स्थिति, ठीक है, मौसम जो हमारा पैटर्न है उसमें फसल की वृद्धि की निगरानी करना, स्वास्थ्य देखभाल जैसे सेवा की किसी अन्य जगह के रूप में रोगियों की यहाँ पर निगरानी करना, ये सब हमारे क्या इसके उपयोग होते हैं। देखो यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है तो ये भी आप अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। पूरा हमारा जो IoT है इसके बारे में आप एक जो ऐसे करके, ये जैसे यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, ऐसा नहीं लिखना है आपको, राइट, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, बना के ऐसा करके ऐसा तो पॉइंट में बना के आप लिख जाना है आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये पॉइंट। आगे देखते हैं ब्लॉकचेन तकनीकी, जो हमारा ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है क्या होता है, ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में देखते हैं। ये ब्लॉकचेन एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो टेक्नोलॉजी है ये होती है, पहली बार 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डिजाइन करने के लिए पर विकास शुरू की गई थी, ठीक है। ये एक एक्सचेंज प्रणाली है जो डेटा ब्लॉक्स का उपयोग करके काम करती है, और इसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से
जुड़े होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं। ये तकनीकी कैसे काम करती है, देखो, एक तो हमारा ग्राहक जो है लेन देन आरंभ करता है, उसके बाद पीयर टू पीयर यहाँ पर नेटवर्क में जाता है, ठीक है, उसके बाद इसका सत्यापन करता है कि हाँ ये आप ही हो या नहीं, राइट। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ब्लॉक चेन तक सत्यापन खाता में जोड़ता है, राइट। उसके बाद क्या करेगा, ये जो हितधारक है इसके लेन देन का विवरण को सत्यापित करेगा, ठीक है। इस टाइप से आपका पूरा काम करता है ये। यहाँ पर ब्लॉकचेन की क्या विशेषताएं होती हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्मार्ट जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये, और हमारे इम्यूटेबल, ये जो इसके तहत हमारा रिकॉर्ड परिवर्तन होता है जो आपका बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। टाइम हमारे स्टैम्प्ड होते हैं, इसके तहत हमारे विशेष समय में तारीख के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। सर्वसम्मति नेटवर्क हमारे जो सभी प्रतिभागी रिकॉर्ड हैं उसकी वैधता में सहमत होते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसमें से बोलेगा इसमें से ब्लॉकचेन की कौन सी विशेषताएं नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखनी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर तारीख समय को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और क्या इसके तहत जो कोई दर्ज हमारे रिकॉर्ड है उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमारा की पॉइंट जो है, जैसे बदला नहीं जा सकता ये है ना, विशेष तारीख और जिस साथ यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ पर सभी रिकॉर्ड हमारे इनक्रिप्टेड होते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है ब्लॉकचेन जो हमारे प्रौद्योगिकी उसके संभावित उपयोग क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिससे हमारे जो इथेरियम इसमें मतदाता पहचान पत्र को जांच करने में, ठीक है, ट्रैक करने में, भौतिक संपदा संरक्षण में, ठीक है, और आपका अन्न आपूर्ति जो श्रृंखला प्रबंधन है उसमें करने में, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व राष्ट्रीय जो आपका ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टेक है इसकी देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो अन्य संबंधित तथ्य यहाँ से देखते हैं। इसके साथ ही MEITY परियोजना, ये देखो ये तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको हटाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विश्व से भारतीय जो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है इसमें स्टैक के बारे में। इसे ब्लॉकचेन एज सर्विस जो BAAS है ये प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग यहाँ पर भौगोलिक स्थानों पर फैला होता है। इसके तहत अधिकृत लोग ब्लॉकचेन आधारित जो एप्लीकेशन है इसको अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो BAAS है ये एक तृतीय पक्ष क्लाउड आधारित संरचना का प्रबंधन होता है, सेवा होता है। ये संगठन और व्यवसाय ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के विकास को प्रबंधन के लिए यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत प्रदान किए गए जो व्यापक हमारे राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क होते हैं उसका एक हिस्सा होगा, ठीक है। विश्व जो हमारा BAAS जो विशेषता है इसकी क्या होगी, ये रैपिड टू एंड जो परमिशंस होंगे उसमें ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास और उसका उपयोग करेगा, राइट। और क्या है, प्रोडक्शन सेटअप के लिए रेडी टू यूज सिक्योरिटी भी यहाँ पर ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर करेगा, ठीक है। इसकी हमारी विशेषताएं होंगी दोनों। ये आपसे विशेषताएं जहाँ तक नहीं पूछिएगा क्योंकि कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट इसके बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये आपको इतना नहीं देखना है, राइट। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति इसके तहत जो हमारा किया गया ये हिस्सा है। और यहाँ पर जो BAAS ये क्या होता है, दो बातें सिर्फ आपको यहाँ से याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं, अन्य घटनाक्रम वेब 3, हाँ ठीक है। वेब 3 हमारा डेवलपर्स के वैश्विक पूल 2023 में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 12% हो गई। ये हिस्सेदारी 2018 में 3% थी। इस वेब 3 के बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी है, ठीक है। ये मध्यवर्ती से शामिल करने के किए बिना पीयर टू पीयर लेन देन और यहाँ पर इंटरेक्शन की सबसे सक्षम बनाता है। वेब 3 जो है हमारा वास्तव में वेब का एक नवीकरण वर्जन है। इसमें यूजर्स का वित्तीय हित शामिल होता है और उनका वेब कंटेंट भी अधिक यहाँ पर नियंत्रण होता है, ठीक है। ये लोगों को अपने डेटा स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है और इसमें क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। वेब 3 दुनिया के ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क है, ये भी यहाँ पर संभव होगा, ठीक है। इसमें वेब को किसी बड़ी कंपनी के बजाय यूजर्स द्वारा सामूहिक रूप से संचालित यहाँ पर किया जा सकता है। किसके द्वारा, ये बोलेगा कि जो हमारा वेब 3 है ये सिर्फ बड़ी कंपनी द्वारा जो यूजर्स हो गए उनके द्वारा यहाँ पर इसे संचालित किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी कंपनी की बजाय इनको यूजर्स जो होंगे वो भी सब इसमें संचालित इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से वेब 3 के बारे में जानना है, क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। कौन कौन काम कर सकता है, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन इसमें टोकन से शामिल होते हैं। तो 3-4 बात ऐसे बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है बिटकॉइन जो हमारे हेल्विंग है। ये क्या है, देखो बिटकॉइन हमारे माइनर्स को दिए जाने वाले रिकॉर्ड में 50% की कटौती की जाती है। बिटकॉइन माइनर्स और अन्य लोगों की जो क्रिप्टो करेंसी लेन देन उसको सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। वे पब्लिक डिजिटल लेयर बैंक खाता से जोड़ सकते हैं। ये बिटकॉइन जो हमारी हेल्विंग हर 4 साल में घटित होती है। ये देखो, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसको हटाते हैं। ये टॉपिक बिटकॉइन जो हमारा हेल्विंग है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। 3D प्रिंटिंग तकनीकी, देखो इसीलिए कहता हूँ जो पीटी की मैगजीन जारी किया था जरूरी नहीं कि सिर्फ पूरी मैगजीन आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ बताया जाते हैं कि अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, आप समझो जानो इसको, ठीक है। कुछ हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें नहीं होती तो आपको छांटनी पड़ती है वो, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैगजीन उठाया और पूरा एग्जाम से बोलते रीड कर देना है, ठीक है। तो सब टॉपिक आपको रीड नहीं करना क्योंकि काफ़ी टॉपिक यहाँ पर है वो आप इतने टाइम तक जो एग्जाम रहेगा इतने टाइम तक आप याद नहीं कर सकते हो, राइट। तो सिलेक्टेड टॉपिक से आपको करने हैं यहाँ से।
देखते हैं अगला 3D प्रिंटिंग तकनीकी। जो हमारी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एएम या 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में। इस तकनीक में डिजिटल 3D मॉडल आधार पर निर्माण सामग्री को परत दर परत पर जोड़कर त्रिआयाम यहाँ पर 3D तकनीक के रूप में से निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके मुख्य उपयोग क्या हो सकते हैं? देखो, मुख्य उपयोग हमारा एरोस्पेस एवं डिफेंस में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोटिव में यूज कर सकते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर में, और आपका कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा 3D प्रिंटिंग है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आपसे 4-5 स्टेटमेंट देगा, आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। राइट, ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे उपयोग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग क्या है? ये 4D प्रिंटेड हमारा जो कृत्रिम रक्त वाहिका है, इसको विकास किया गया था। तो 4D प्रिंटिंग के बारे में, 4D प्रिंटिंग जो हमारा है 3D प्रिंटिंग के से विकसित होती है। 3D प्रिंटिंग में एक नया आयाम यानी समय को जोड़ने के लिए 4D प्रिंटिंग यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, आगे क्या होगा? ये 4D प्रिंटिंग जो हमारी वस्तुएं हैं, ये समय के साथ पर्यावरणीय दशाओं जैसे कि गर्मी, प्रकाश, नमी आदि के प्रतिरोध जो हमारी क्रिया होती हैं, इसके आकार में या कार में बदलाव ला सकती है। राइट, आपसे ये स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है जो सेकंड वाला बोल रखा है। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट था। दूसरा भी, दोनों आपको यहाँ से पढ़ लेनी है 4D प्रिंटिंग के बारे में। आगे देखते हैं इसके लाभ क्या हो सकते हैं। इसके लाभ में देखो, आपका एक तो डायनेमिक कार्यक्षमता। राइट, ये क्या होगा? ये क्षमता आगे बढ़कर अनुकूल जो संरचना होगी इसका निर्माण करने में सहायक होंगी। सामग्री दक्षता क्या होगी? अपव्यय को कम करेगी। और जटिल डिजाइन निर्माण क्या होगा? इनमें यहाँ पर जो स्टीरियो लियोग्राफी होगा, इसमें 4D तकनीक की सहायता से जटिल डिजाइन है उसको कुशलतापूर्वक निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेना है, आपको इसका नोट्स नहीं बनाना, लाभ के क्या लाभ है। एक बार लाभ देखोगे तो शायद याद हो जाएगा आपको। बस नोट्स ऊपर बनाना, जो मैंने 2 पॉइंट आपको बोला था इस वाले के, 4D प्रिंटिंग के बारे में क्या होता है और कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 4D प्रिंटिंग के हमारे क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, उपयोग में देखते हैं, चिकित्सा के अनुप्रयोग में इसको कर सकते हैं, शरीर में दवा पहुंचाने और उत्तक के निर्माण के अंग में पुनर्सर्जित आदि में। ठीक है, एरोस्पेस में कर सकते हैं इसका उपयोग, और अन्य जैसे कि हमारे सेंसर्स वाला चीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे एक्टिव ओरिगेमी होते हैं आर्ट में, सेल्फ हमारे इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स, उसमें यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। 4D प्रिंटिंग के उपयोग हैं हमारे। ठीक है, 4D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटिंग के उपयोग में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। आपसे बोल देगा 4D प्रिंटिंग में इनमें से 3D प्रिंट बात करेगा 4D प्रिंटिंग की, लेकिन दे देगा 3D प्रिंटिंग के बारे में उपयोग की। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। हो सकता है तो आप कोशिश करो कि 4D प्रिंटिंग ये और 3D प्रिंटिंग इस टाइप से, मतलब दोनों को किसी साइड भी लिख सकते हो, जैसे 4D 3D इधर कर लो और 4D इधर कर लो, उसके बारे में आप पूरा उपयोग क्या क्या है इसके ऐसे लिख सकते हो, इसका उपयोग क्या क्या है, तो अपना डिफरेंस देख सकते हो क्या इन दोनों में डिफरेंस है, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको दोनों। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। आगे देखते हैं, और यहाँ पर बोला है अग्रिकुल कॉस्मोस में दुनिया का जो पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट है, रॉकेट इंजन है, ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस इंजन को अग्रिबान जो एस हमारा नामक जो रॉकेट है उसमें लगाया गया था। ये अग्रिकुल जो हमारे कॉस्मोस अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसमें IIT मद्रास की ओर से यहाँ पर इनक्यूबेटेड एक स्पेस आर्ट सेटअप होगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये दुनिया का पहला जो हमारा 3D प्रिंटिंग रॉकेट है, ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आपसे वर्डिक बोल देगा 4D प्रिंटेड, मतलब 4D यहाँ पर है उसके बारे में, तो 4D नहीं है, याद रखना है 3D होगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे प्रक्षेपण बोल सकता है। इसका प्रक्षेपण अग्निकुल द्वारा निजी तौर पर विकसित भारत के पहले लॉन्च पैड धनुष पर किया गया। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। एक बार याद कर पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा पढ़ते ही। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट्स इसका नहीं बनाना है, नोट्स आप बनाओगे तो बहुत सारे नोट्स सभी हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को बनाने हैं, बाकी आपको कुछ चीज़ें माइंड में भी रखती हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ये देखो, BCI जो हमारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ये मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करती है और उनका विश्लेषण करती है और उन्हें किसी डिवाइस में भेजे जाने वाले जो कमांड है उसमें तब्दील करती है। ठीक है, ताकि क्या इच्छित कार्य यहाँ पर किए जा सके। राइट, ये हमारा इसका इंटरफेस के बारे में, ब्रेन इंटरफेस के बारे में बात बता रहा है। राइट, ये कैसे काम करता है, क्या है ये? देखो, इस प्रकार BCI के 3 मुख्य घटक होते हैं, या 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो आपका मस्तिष्क की जो गतिविधि इसको डिटेक्ट करने वाला उपकरण। ठीक है, उसमें से आपका डिटेक्ट की गई मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर विश्लेषण करने वाला कंप्यूटर, और कमांड जो हमारे होते हैं उसमें निष्पादित करने के लिए डिवाइस या एप्लीकेशन। ये आपसे मुख्य भाग नहीं पूछेगा कितने हैं, इसको उठाते हैं। आगे देखते हैं, BCI जो है हमारा, इसके अन्य महत्वपूर्ण भाग क्या होते हैं? फीडबैक। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर हमारा इंटरफेस के किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से बिना उस व्यक्ति की अनुमति जानकारी से यहाँ पर संकेतों डिटेक्ट कर सकता है, और इसका उद्देश्य जो होता है ये उपयोगकर्ता को मांसपेशियों के बजाय मस्तिष्क के संकेत के माध्यम से यहाँ पर अंजाम दे सकता है। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखना है आपको BCI के बारे में। BCI के प्रकार क्या हो सकते हैं? सिर्फ एक हमारा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भाग था ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी पहला वाला आपको नहीं देखना है। BCI के प्रकार, इनिशिएटिव जो हमारे इन्वेसिव, ठीक है, सॉरी इन्वेसिव लिखा है, इन्वेसिव BCI ब्रेन जो हमारे
इम्प्लांट्स होते हैं ये मस्तिष्क गतिविधि को बेहतर रूप से रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा न्यूरोलिंक का जो इम्प्लांट होता है ये, ठीक है। नॉन हमारे जो इन्वेसिव होते हैं बीसीआई जो हमारे सरफेस डिटेक्टर, इसका उदाहरण होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राफी जो होता है, एन्सेफलोग्राफी, ये हमारे फंक्शनल मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग होते हैं उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखो ये चीज़ बीसीआई के प्रकार आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये भी आपको हटाते हैं टोन। देखो वो पूछता चीज़ें जो हमारी करंट में इसको यूज कर भी क्या आगे यूज हो सकती हैं, ठीक है, इसका क्या आगे उद्देश्य होगा, तो वो चीज़ हमारे वैसे पूछेगा, ये भी हटाते हैं। प्रकार आपसे भी नहीं पूछेगा। ब्रेन कंप्यूटर जो इंटरफेसेस के बारे में उपयोग, प्रमुख क्षेत्र का उपयोग ये आपसे पूछ सकता है कि क्या कौन कौन से क्षेत्र में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं, मानसिक सेहतमंदी में कर सकते हैं, संज्ञानात्मक हमारा जो बेहतर उसमें कर सकते हैं, गेमिंग और मनोरंजन में कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जहाँ पे जो ब्रेन कंप्यूटिंग स्टेटमेंट देगा, ब्रेन कंप्यूटर के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये सिर्फ चिकित्सा, मानसिक जो सेहतमंदी और संज्ञानात्मक कार्रवाई के लिए यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, जबकि गेमिंग में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से पूछेगा हमारा बीसीआई के बारे में, पहला तो गलत कर दिया, दूसरा बोलेगा जो बीसीआई है ये ये अपनी मांसपेशियों के बजाय मस्तिष्क के संकेत के माध्यम से अंजाम दे सकता है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ये, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं। आगे देखते हैं, न्यूरॉन की संरचना, जो न्यूरॉन होता है हमारा उसकी संरचना दे रखी कैसा होता है ये, राइट। तो आप इसको देख सकते हो और यहाँ पे बताने का तो कुछ है नहीं, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। सुनने का जो काम होता है, देखने का, हृदय का, मतलब जो हमारी कुछ भी गतिविधि काम करना होता है, जैसे कि आपका कुछ आपने टच किया उसको गर्म लगा, तो क्या है, ये हमारा न्यूरॉन है वो नियंत्रित करेगा, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से विद्युत रासायनिक संकेत के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो आपको ये पढ़ देना है, ज्योग्राफी का टॉपिक, बायोलॉजी का टॉपिक है आपका ये। मस्तिष्क की गतिविधि और उसका मापन, उसे रिकॉर्ड करना, राइट, ये सब हमारा इसके तहत काम किया जाएगा। ये देखो ये वाला एक बार पढ़ लेना है। कुछ की पॉइंट अगर आपको निकलते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, पेपर में पूछ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट आपको ऐसे निकाल के करना है, ठीक है। खुद से भी आपको इसको पढ़ना है। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में, यहाँ से ये सबसे बड़े और अधिक शक्तिशाली मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं। ये टास्क को कई भागों में विभाजित कर देते हैं और फिर एक साथ उनको प्रोसेस करते हैं और जटिल गणनाओं को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी गति फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो प्रति सेकंड मापी जाती है, किसमें, प्रति सेकंड में। आपसे बोलेगा जो हमारी इसकी गति है वो नैनो सेकंड में मापते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, ये प्रति सेकंड में इनकी गति मापते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर जो है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर PAR-AM परम 8000 था। भारत के सबसे बड़े और सबसे फास्ट एआई का सुपर कंप्यूटर जो हमारा है, ये एरावत 2023 को शीर्ष 500 की विश्व कंप्यूटर जो सूची है उसमें यहाँ पर 75वें स्थान पर रखा गया था। दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो प्रति सेकंड एक जो हमारे क्विंटिलियन से अधिक हमारे एक्सप्लोरेशन करने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये चीज़ आपको बोल देगा, जो यूएसए वाला है ये चीज़ बोल देगा आपको, इंडिया का नाम ले लेगा यहाँ पर, ऐसा कर देगा, या फिर किसी और का, फ्रांस का नाम ले लेगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है, क्लियर रखना है कि क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो ये इतना बताने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो थोड़ा बहुत अपना सोच के भी माइंड में सोचा करो कि हाँ यहाँ पे ऐसा था या पैसा किया गया, ठीक है। माइंड से भी सोचोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ डीपली याद रहेंगी। ऊपर ही ऊपर आपको सिर्फ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वजह से मैं देखो डीप थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल के बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, राइट। तो वो चीज़ अपने आप से भी आप थोड़ा सा माइंड वर्क किया करो। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015, इसका उद्देश्य क्या है। देखो इस मिशन का उद्देश्य शैक्षिक जो जगत है उसमें शोधकर्ताओं और स्टार्टअप की बढ़ती जो कम्युनिकेशनल मांग है उसको पूरा करना और देश को यहाँ पर जो देश के सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रदान करना, ठीक है। ये मिशन भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ये तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये इसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था, ठीक है। इसका हमारा क्या 10 साल पूरा हो गया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा कौन सा मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पर ये जो था ये संचालित किया गया था। तो 2 हैं, कौन सा, DST और आपका जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका हमारा जो कार्यान्वयन था ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो CDSE पुणे और भारतीय हमारा विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस मिशन को लागू किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लक्ष्य ये क्या 45 पेटाफ्लॉप की कुल क्षमता वाले जो सुपर कंप्यूटर उनकी एक नेटवर्क स्थापित करना, ठीक है, तथा उनमें सुपर कंप्यूटर्स को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के राष्ट्रीय जो सुपर कंप्यूटर ग्रिड उससे जोड़ना, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखो ये हमारे इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, सुपर कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख उपयोग हमारे हो सकते हैं जैसे कि अत्याधुनिक अनुसंधान में, उदाहरण के हमारा परम
जो प्रवेग है, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए यहाँ पर काम करना, ठीक है। एरावत जो हमारा है, इसमें सिस्टम का उपयोग करके डिजिटल जो हमारी इंडिया वासिनी है इसको कार्यक्रम में किया जाना, ठीक है। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए यहाँ पर इसको उपयोग करना, आपदा प्रबंधन में और अन्य क्षेत्र में भी यहाँ पर जैसे मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा और सैन्य में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सुपर कंप्यूटर के कुछ उपयोग है। देखो पूरा टॉपिक जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से एक पूछ सकता है 10 साल पूरा होने पर इसके, ठीक है। आगे देखते हैं लाईफाई तकनीकी। वाईफाई था अभी तक, अभी क्या हो गया लाईफाई तकनीकी है, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखो क्या है, यहाँ से क्या है, कैसे काम करता है, ये सब आपको यहाँ से देखना है। देखो ये जो हमारा है, ये एक दृश्य वायरलेस संचार प्रणाली है। इसके संचार के लिए दृश्य प्रकाश जो हमारा होता है 400 से 800 टेराहर्ट्ज का उपयोग किया था। इसके विपरीत हमारा वाईफाई तकनीकी संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता था। देखो ये डिफरेंस देखो क्या आया, इसमें इतना था और ये यहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको याद रखना है, एक जगह वाईफाई लिख सकते हो और एक जगह लाईफाई लिख सकते हो, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ, ठीक है। लाईफाई के तहत प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी की सहायता से संचालित होता है, ठीक है, या संचालित होता है। लाईफाई की प्रणाली होती है हमारी एलईडी ट्रांसमीटर की अदृश्य ऑन ऑफ क्रिया बाइनरी कोड का उपयोग करके यहाँ पर डेटा जो ट्रांसमिशन है उसका उपयोग को संभव बनाती है। लाईफाई का उपयोग ये तकनीकी हमारे जो है एयरक्राफ्ट, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसमें और पावर प्लांट जैसी जो जहाज की जो संचार के उपयोगी हैं उसमें यहाँ पर इसका विद्युत चुम्बकीय रेडियो जो अवरोध है उसकी वजह से यहाँ पर इसका चुनौती उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं वाईफाई की तुलना में लाईफाई के क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो इसका स्पीड होगी वो काफ़ी तेज होगी, शायद ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। लाईफाई तकनीकी का अवरोध होने के कारण हाई जो आपके बैंडविड्थ है उसमें युक्त होने वाले जो कारण है उसमें डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है, ठीक है। जो फिर वहनी और निरंतरता होती है वाईफाई की तुलना में 10 गुना अधिक वहनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से इन घटकों की आवश्यकता होती है, इनमें कम ऊर्जा का उपयोग करना होता है। यहाँ से 10 गुना बोला, आपसे बोलेगा 100 गुना बोल सकता है, ठीक है। की पॉइंट याद रखना है, जो आप गलत हो सकता है वो। सुरक्षित कैसे होंगे, चूंकि प्रकाश रेडियो तरंगों की तरह दीवारों से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए डेटा गोपनीयता बनी रहती है इसमें, ठीक है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई की कमियां भी हो सकती हैं। वाईफाई की तुलना में लाईफाई बहुत कम रेंज में ही डेटा प्रसार कर सकता है। इस तकनीकी का प्रकाश में एक निश्चित रेंज में ही जो हमारा प्रकाश हुआ एक निश्चित रेंज में ही उसका उठा सकता है रेंज, ठीक है। लाईफाई और वीएलसी तकनीकी की तुलना देखते हैं क्या है। देखो लाईफाई क्या है, विशेषता क्या होगी, इसकी प्रकाश स्रोत ये हमारे इंफ्रारेड अदृश्य हो गए, दृश्य भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे दृश्य प्रकाश होंगे। आपसे बोलेगा जो लाईफाई है ये हमारा सिर्फ इंफ्रारेड और अदृश्य में ही यहाँ पर प्रकाश स्रोत करेंगे, लेकिन यहाँ पर दृश्य में नहीं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दृश्य में भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आगे ट्रांसमिशन का प्रकार क्या हो सकता है, ये द्विदिशात्मक होता है, ये क्या है पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये डाटा रेट क्या होता है, डाटा रेट हमारा इसका बहुत हाई होता है, इसका क्या होता है बहुत निम्न होता है, ठीक है। इंटरफेस का स्तर क्या होता है, इंटरफेस का स्तर आपसे बोलेगा आपका हाई होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि लाईफाई है तो हाई होगा इसका, ठीक है, तो ये हमारा लो होता है, निम्न होता है, और ये भी हमारा निम्न होता है। तो 2 पॉइंट हमारा गलत कर सकता है, एक तो आपका निम्न वाले ये और एक आपका दृश्य वाला ये, 2 बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हो अन्य महत्वपूर्ण हमारी सुर्खियाँ, जैसे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर के बारे में ये सुचालक है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का एक सुचालक है और कुचालक के बीच विशेषता के बीच रखने वाली जो सामग्री है इसमें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक सुचालक और कुचालक के बीच की जो विशेषता है इसको रखने वाली सामग्री के लिए जो हमारा सेमीकंडक्टर इसके इंटीग्रेटेड के सर्किट रूप में भी इसको जानते हैं, राइट। ये किसी एकल तत्व या यौगिक के रूप में भी काम या तत्वों का संयोजन से बना रख सकता है इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन की एक मौलिक जो अर्धचालक है और हमारा जो गैलियम है इसमें नाइट्राइड एक यौगिक को कंपाउंड अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछेगा स्टेटमेंट यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं और देखो सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं दिया। अगर आपके पास स्टैटिक है, स्टैटिक जैसे आपका साइंस टेक्नोलॉजी अपने कोई मटेरियल नोट फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से इसको पढ़ देना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर को यहाँ पे करंट में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पुराना सब जो है वही चल रहा है, वही है यहाँ पे। आगे देखते हैं नेटवर्क एज ए सर्विस, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो ये ग्राहकों को अपने नेटवर्किंग जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने की आवश्यकता के बिना नेटवर्क संचालित करने की सुविधा देता है और भुगतान करने का विकल्प भी यहाँ पर ये प्रदान करता है। क्लाउड सर्विस, ये हमारा क्लाउड सर्विस का मॉडल है। इसके तहत ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं के नेटवर्किंग जो सेवाएं हैं वो किराए पर लेते हैं, ठीक है। 2 बातें आपको याद रखनी, एक तो ये वाला और एक ये, ठीक है, दोनों से हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा कोई खास टॉपिक नहीं है, बस की पॉइंट हम लोग को पढ़ने सिर्फ क्या है। अगला है यहाँ पर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। ये क्या होता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान जो भारतीय विज्ञान संस्थान है इसमें न्यूरोमॉर्फिंग जो कंप्यूटर सफलता यहाँ पर प्राप्त की है इसमें, ठीक है। इसको लेकर के ये क्या है, ये मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य की एक नकल करती है, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना शामिल होता है इसमें, जो सूचना को संसाधित करने और न्यूरल नेटवर्क्स को सिनेप्स का जो अनुकरण है वो करना,
ठीक है। न्यूरोमॉर्फिक जो हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये देखो, ये हमारा स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क जैसे हार्डवेयर का उपयोग करके मस्तिष्क की नकल करता है, ठीक है, हमारा ऐसे काम करेगा। दूसरा, एसएनएन में हमारी एसएनएन मतलब यहाँ से जो स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इनके द्वारा जोड़े गए हमारे नोट्स होते हैं, इनसे हमारे जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर एनालॉग जो सर्किट होते हैं उसका उपयोग करते हैं ये, ठीक है। तो कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस हमारा जो ये है न्यूरोमॉर्फिक, ये क्या है, कैसे काम करता है और ये क्यों यहाँ पर न्यूज़ में आया, तो थोड़ा सा इतना देख सकते हो, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 लाइन में इसको खत्म करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 4, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक करे कौन कौन से, टॉपिक नंबर 2 किया और टॉपिक नंबर 3 किया, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोगों ने किया 2 और 3, और जो पार्ट 3 लेके आएंगे उसमें करेंगे हम लोग ये टॉपिक को, पार्ट 4 नंबर को, कोशिश करेंगे पार्ट 5 को भी यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। और यहाँ पे मैं इससे पहले डेली का टारगेट था वो अपलोड कर चुका हूँ सुबह, डेली टारगेट, उसके अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हो। मैं डेली टॉपिक देता हूँ, वो टॉपिक आपको डेली कवर करने, पढ़ने, कुछ नोट्स बनाने, राइट। वहाँ पे मैं देखो मैप का भी क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कुछ करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट रहती है वो भी क्वेश्चन देता हूँ, एक बार आप वहाँ पर देख सकते हो जाके, अच्छा लगता है तो आपको फॉलो करना है, वरना आपको जैसे पढ़ रहे हो वैसे आपको करना है, राइट। तो आपको कुछ भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, पढ़ने को लेके या कुछ भी रहता है तो बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।